हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, उसी का आज आगे हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे और होगा तो आज हम लोग लेंस भी पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। आज बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा। क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू होता है कौन सा मीडियम में, डेंसर मीडियम। जैसे यहाँ पे मैं एक कंडीशन ड्रॉ करता हूँ, ये इंटरफेस है एक्स वाई, ऊपर जो है रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है और नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम में एक सोर्स ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, जो है पॉइंट जो है इसको बोलते हैं ओ, मान लेते हैं ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट सोर्स से यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, निकलेगा इस सोर्स से। तो इससे लाइट रे जब यहाँ से निकल रहा है इस सरफेस पे पड़ा, तो कुछ एंगल से पड़ा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल ड्रॉ किए, ये I1 है, I1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ये तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो थोड़ा सा ऐसे भागता है। ये है वो R1। इसी सरफेस से और भी रे ऑफ लाइट गया होगा, मान लेते इस बार रे ऑफ लाइट जो गया यहाँ से गया है कुछ और एंगल से, तो इसके लिए भी फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को खींचेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा R2, ये हुआ I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक तो और रे मान लेते यहाँ से गया इस सरफेस पे गया, तो इस बार जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हम लोग किए, ये I3 है। इस बार एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अभी रिफ्लेक्टेड रे इसी सरफेस पे लाई करने लगा। इसी सरफेस पे लाई करने मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। एंगल R जो है 90 डिग्री हो गया, इस पर R3 जो है। तो इस डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट पास ऑन हो रहा है, तो इस डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का हो जाए या फिर रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेस पे लाई करे, तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम लोग उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि I1 I2 इस तीनों में से I3 के लिए सिर्फ जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री का हो गया और रिफ्लेक्टेड है क्या हुआ, इंटरफेस पे लाई किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी को हम अभी यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज में, क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफिनेशन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम में, इन द डेंसर मीडियम, the angle of incidence in denser medium at which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle, क्रिटिकल एंगल। इसका एक और डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट अ particular angle of incidence, at a particular angle of incidence the refracted ray just grazes the interface, making an angle of
90 degree, making an angle of 90 degree. So this angle of incidence, this angle of incidence in the denser medium, in the denser medium is called critical angle. क्रिटिकल एंगल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल इज, इसको लिख लीजिए एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इट इज मतलब क्रिटिकल एंगल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी। कंफ्यूजन नहीं होना, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल एंगल को भी सी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से, इसको कैपिटल सी से, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एंगल सी, मतलब क्रिटिकल एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी ऐसे एक कंडीशन वो ड्रॉ की यहाँ पे, तो जब कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन धीरे धीरे डेंसर से एरर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो दूर भागता है तो एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना बड़ा हो जाए कि इसी पे लाई कर लेगा इंटरफेस पे। तो उसी कंडीशन को, उसी स्पेशल कंडीशन को मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब कि जब कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का हो जाए, वो किस पे डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो रहा है। तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी कि I3 को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, I3 इज क्रिटिकल एंगल। तो I3 क्या, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। अभी आप लोगों के मन में एक और डाउट आ रहा है, ये भी हो सकता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और बढ़ाएंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड है ऊपर ना जाकर के इससे अंदर आ जाए, उस कंडीशन भी होता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको एक स्पेशल नाम है, तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो क्रिटिकल एंगल में इतना जानना काफी है। क्रिटिकल एंगल क्या, इसमें क्या लिखे, एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे ग्रेजेज, मतलब होता है घास सरना, या तो इंटरफेस से इस पे आराम से आ गया लाई किया, उसको बोलते हैं ग्रेजेज एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है घास सरना। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है, इंटरफेस पे ग्रेज कर रहा, मतलब इंटरफेस पे आराम से सो गया, लाई कर गया। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे इस पे लाइक किया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यहाँ पे एंगल I3 जो है ये होगा क्रिटिकल एंगल। क्यों हुआ क्रिटिकल एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये 90 डिग्री का बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू। चलिए इसको अगले स्लाइड में बताऊंगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड जाता हूँ। मैं उम्मीद करता आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे हम लोग इससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जब क्रिटिकल एंगल दिया हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो, तब कैसे निकालेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्रिटिकल एंगल केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेम चीज़ कर लेते हैं, एक और फिर से इंटरफेस ये ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई है, ये मान लेते हैं एरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये आप लोगों को नहीं दिख रहा, मैं बोल भी रहा हूँ, ये वाला मीडियम जो है डेंसर हम ले चल रहे हैं। और क्या, इसको मान लेते हैं N2 N2 में कब होगा, जब एयर होगा। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन होता है, पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने निकाल के बताया था, सेकेंड वीडियो में कि N1 मान लेते हैं। ये क्या है, N1 जो है मान लेते हैं N है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। लेफ्ट कर दिया हम लोग, N1 का मान क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए, डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो क्रिटिकल एंगल होने का मतलब है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल किया, इस पर नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस पर लाइक किया, इसी पर लाइक किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइक किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री का। एंगल R जो है वो हो गया 90 डिग्री का। ये कितना हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। मीडियम 1 मीडियम 2 कर लेते हैं। मीडियम 1 जो रेयर, मीडियम 1 जो है मीडियम 2 पर रेयर मीडियम, मीडियम 1 को डेंसर मीडियम मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, मैंने अपने टोटली वीडियो में इतना बार स्नेल्स लॉ का प्रयोग किया कि आप लोग चाह कर भी नहीं बोल पाएंगे स्नेल्स लॉ का आता क्या। अच्छा
अच्छी बात है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड सवाल क्या बोलता है कि साइन आई बटे साइन आर जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के बराबर होता है। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ2, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल आई को ऊपर रखते हैं, तो एंगल आई की जगह पे ये एंगल बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंगल आई की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल रख सकते हैं। एंगल आई बराबर क्या है, एंगल सी का। तो इसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ये 90 डिग्री हुआ, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ जिसके लिए 90 डिग्री हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंगल आई जो है एंगल सी के बराबर है, यहाँ आई की जगह पे क्या रख देंगे, सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन सी बटे साइन आर मानी 90 डिग्री, साइन आर मतलब कि साइन 90 डिग्री है यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे हो गया n1। 1 क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को हम लोग एयर मान के चले, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, तो उसको यहाँ पे रखती है, ठीक है। तो ये साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान जो होता है ये भी 1 होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री का 1 रखेंगे, तो ये 1 बटे n1 होगा, ठीक है। यहाँ से क्या देख रहे हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो n1 इंटू साइन सी किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बराबर होगा। तो n यहाँ से निकालना है हमको, तो n1 क्या है, n1 को ही 1 n मान के चले, तो इसको n लिख सकते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन सी। मतलब कि जब कभी भी क्रिटिकल एंगल दिया हो और हमको बोले कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे क्रिटिकल एंगल का, तो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आया, रेसिप्रोकल ऑफ क्रिटिकल एंगल आया, साइन सी मतलब साइन थीटा लगा करके साइन थीटा ऑफ क्रिटिकल एंगल कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन में यदि हम आप लोगों को क्रिटिकल एंगल दिया रहेगा तो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे साइन थीटा ऑफ क्रिटिकल एंगल का, वो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल एंगल का, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी जो बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात करेंगे, ये कब होता है, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल से। तो अगला टॉपिक जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जानना बहुत जरूरी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जान रहे हैं हम लोग, ये क्या होता है। तो सेम चीज़ है, ये मान लीजिए हम लोग फिर से यहाँ से एक इंटरफेस ड्रॉ करती है एक्स और वाई, ठीक है। इस सोर्स ऑफ लाइट जो था उसको रहेंगे यहीं पे, सोर्स ऑफ लाइट, ये ओ जो है सोर्स ऑफ लाइट, ये पॉइंट जो है ओ सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम, ठीक है। यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन ड्रॉ करते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल किया जिस एंगल से, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल बन गया, ठीक है। ये एंगल आई जो है, आई को सी बोलते हैं, आई सी बोल देते हैं हम लोग, आई सी मतलब आई क्रिटिकल एंगल है, ये कितना है आर है, आर बराबर 90 डिग्री। अब क्या होगा, ये भी तो हो सकता है कुछ रे ऑफ लाइट इसी सरफेस से कुछ ऐसा एंगल पे पड़ा होगा कि यहाँ जो थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा इसको बोल देते हैं, ठीक है, थीटा जो बन रहा है, तो इस केस में जो थीटा बनेगा अपना हम लोग का, ये थीटा जो बन रहा है ये ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, मतलब एंगल सी से ग्रेटर देन हो जाए। तो जब कभी भी थीटा मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम ये बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब ये देखिए जब ये क्रिटिकल एंगल तक था, ये तो रिफ्लेक्टेड इसी पे लाई कर रहा था, अब इसको और बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, नीचे की तरफ झुकेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड 90 से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा जब होगा इंटरफेस से नीचे झुक जाएगा। ये क्या होता है इस केस में, इसी मीडियम में आ जाता है, बाहर नहीं जा पाता है। मतलब कि जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम को इंक्रीज कर देंगे क्रिटिकल एंगल से, वो क्या हो जाएगा कि जो है बाहर जा ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी जो थीटा जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हमारा इंसिडेंस रे है। ये क्या है? इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, रिफ्रैक्टेड यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या आप लोग क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो यहाँ इस पे फॉल किया, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है मीडियम चेंज ही नहीं कर पाया, मीडियम इसी मीडियम में रह गया। इस केस में क्या होता है? इस केस में रिफ्रैक्शन तो हो नहीं पाया। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। इतना ना बेंड ही कर गया कि मीडियम नहीं चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इस स्पेशल केस को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ, बाहर नहीं जा पाया, मीडियम चेंज नहीं हो पाया। ये कब होगा? जब कभी भी थीटा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टेड इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इसको हम लोग अभी लिखेंगे डेफिनेशन के टर्म में, क्या बोलते हैं? इफ लिख देते हैं, इफ द एंगल, if the angle of incidence, if the angle of incidence, the angle of incidence is further increase, the angle of incidence is further increased by critical angle, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देंगे, क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे, द रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट, तो यहाँ पे लिख रहे थे द रिफ्रैक्टेड डज नॉट गो ऑप्टिकली मीडियम, डज नॉट गो ऑप्टिकली डज नॉट गो, इसको क्या है? डज नॉट गो फर्दर रिफ्लेक्शन, डज नॉट गो फर्दर रिफ्लेक्शन, further reflection, it gets refracted into the same optically denser medium, उसका बोलते हैं this is known as total internal reflection, total internal reflection है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ तो रिफ्लेक्ट तो हुआ नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ। कंडीशन क्या है कि जब कभी भी क्रिटिकल एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वही तरीके है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज बाय क्रिटिकल, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को यदि और बढ़ा दिया जाए क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होगा? इन द डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट डज नॉट गो फर्दर रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट जो है यानी रिफ्लेक्टेड रे फर्दर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, इट गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। क्या होता है? सेम उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसी फेनोमेना को लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन होता है, कंडीशन ऐसा मतलब कारण, ये कंडीशन फॉलो होगा तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कंडीशन रिक्वायर्ड for total internal reflection,
रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो पा रहा। पहला कंडीशन क्या है, द लाइट रे शुड ट्रेवल, the light ray should travel from denser medium, the light ray should travel from denser medium to rarer medium। पहला कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला कंडीशन ये था कि रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम में से रेयर में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical एंगल। ये दो कंडीशन फॉलो होगा तभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला यही मैं बताया हूँ, जो इस फिगर में ड्रॉ किए हैं उसी को यहाँ पे लिखा हूँ। पहला क्या लिखा हूँ, रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेडर की तरफ जाएगा, तभी ये फॉलो हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अगर उल्टा हो जाए कि रेडर से डेंसर की तरफ आए तब नहीं होगा, जब डेंसर से रेडर की तरफ जाएगा तब होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट को जो है डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। जब क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे कम होगा तो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये एंगल जो है ये ज्यादा एंगल हो गया, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा सेम मीडियम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं साइड देता हूँ, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, डायमंड से आता है क्वेश्चन कि डायमंड जो है ऐसा चमकता है क्यों है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, डायमंड में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, इसके कारण वो चमकता है। मतलब रे ऑफ लाइट एक बार डायमंड के अंदर इंटर कर जाता है तो उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, वो उसी के अंदर रिफ्लेक्ट करते रहता है, क्योंकि उसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 24 डिग्री का होता है। ये आप लोग लिख सकते हैं, ये क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया, यदि उससे पूछेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो n/10 हम लोग निकाल सकते हैं। n बराबर क्या आता है, 1/sin c। क्रिटिकल एंगल दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आराम से निकल जाएगा। अब सवाल आता है कि 24 डिग्री का मान कहाँ से आएगा साइन थीटा में, तो वो जब भी रहेगा तो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा 24 डिग्री का मान कितना आप लोगों को यूज करना है, उससे निकाल सकते हैं। एक तो और टॉपिक होता है मिराज। मिराज क्या होता है, इसको हम लोग बताते हैं। मिराज ये टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है डेजर्ट एरिया होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मिराज क्या होता है, एक भ्रम होता है। मिराज का मतलब ये होता है भ्रम। भ्रम कैसा भ्रम होता है कि पानी का अपीयरेंस होता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन रियल में पानी होता नहीं है। वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से होता है। से वालू सब में हम लोग क्या बलवाही मिट्टी रहता है, ऐसे एक कंडीशन है, ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन। मिराज होता है क्या है कि अपीयरेंस ऑफ वाटर, appearance of water without its actual presence is known as mirage। मतलब पानी की उपस्थिति नहीं है, फिर भी पानी का आभास होता है कि वहाँ पे पानी दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज। ये कब होता है, इट इज, एक और देखिए, ये कहाँ होता है, इट इज सीन इन डेजर्ट।
ऐसा कर लिया। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ बालू है, पूरा रेत रहता है रेगिस्तानी में, यहाँ पे एक रेगिस्तानी पेड़ है, जैसे मैं यहाँ पे पेड़ को ड्रॉ कर देता हूँ, ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पेड़ तो होता नहीं, नारियल का पेड़ मान लीजिए, कटीली धारी वाला पेड़ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये पेड़ है। ये कटील धारी मतलब ये खजूर का, ये किसी चीज़ का पेड़ है। ये क्या होता है, बालू जो धीरे धीरे गर्म होता है, और नीचे जो होता है CO2 का गैस का प्रेजेंस ज़्यादा रहता है, और CO2 का गैस ज़्यादा नीचे रहता है, तो इसका मतलब है कि नीचे का जो मीडियम, मान लीजिए यहाँ पे एक टू लेयर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, लेयर मतलब इंटरफेस दो मीडियम का, ये है, ये है, और एक यहाँ पे है, एक तो इसके अंदर भी जाएगा। तो ये मान लेते इंटरफेस आई से लिखे, ठीक है। आई मतलब इंटरफेस में लिख रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, उसको ध्यान रखना। ये I1 I2 I3 I4 मतलब कि इंटरफेस है। इंटरफेस इससे पहले और डेंसर मीडियम होगा, बालू है, इससे पहले पूरा डेंसर मीडियम होगा। तो डेंसर से मतलब कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना आँख खड़ा करके यहाँ से देख रहा है, उसको यहाँ से दिख रहा है, तो पहले ऊपर रेरर मीडियम है, ऊपर रेरर मीडियम है, आई इसका जो मीडियम क्या है, रेरर है, रेरर मीडियम है। ये रेरर तो है, लेकिन ये 3 से जो है, 3 जो है इससे ज़्यादा डेंसर है, मतलब इसको मान लेते हैं मीडियम 4, ये मीडियम 3, मीडियम 2, मीडियम 1। तो मीडियम 4 जो है मीडियम 3 से ज़्यादा डेंसर है, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये आँख किसी व्यक्ति का है, यहाँ से इसको देख रहा है, जब पेड़ को ये देखता है, इसको रे ऑफ लाइट जो सीधा नहीं दिखता, यहाँ पे आया, थोड़ा सा बेंड किया, यहाँ गया, थोड़ा सा और बेंड किया, और बेंड किया, और बेंड किया, और जब इसको पीछे की तरफ ये बढ़ाता है कि ये एक तो यहाँ जाके मिला, एक तो यहाँ मिला, एक तो यहाँ मिला, एक तो यहाँ मिला, ये क्या होता है, इसका पेड़ का जब इसको जो चित्र दिखता है, इसको ऐसे दिखता है, यहाँ पे नीचे की तरफ दिखता है, यहाँ पे इस तरह से इसको दिखेगा। जबकि वास्तव में यहाँ कुछ नहीं, पेड़ को सीधा रखना चाहिए। काहे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मीडियम जो है नीचे की तरफ डेंस होता जाता है, तो डेंसर मीडियम से रेडर की तरफ जो लाइट फ्लो करता है नॉर्मल से दूर मुड़ता है, रिफ्लेक्टर रे इसको यहाँ बेंड करते हुए दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बेंडिंग करके दिखाया, यहाँ गया और बेंड हुआ, और बेंड हुआ, नीचे जितना जा रहा है उतना घना होता जा रहा है मीडियम, तो डेंसर मीडियम जितना घना होगा उतना रिफ्लेक्टेड रे बेंड करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड कर रहा, जब ये रिफ्लेक्टेड जब पीछे की तरफ बढ़ाता है, मतलब ऐसा हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ड्रॉ किया, यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मीट किया, तो यहाँ पे मीट किया, इससे क्या होता है, इसको दिखता लगता है कि पेड़ जो है ना, इसका परछाई यहाँ बन रहा है, तो परछाई बनता है पेड़ का, हूबहू दिखता है इसको, ऐसा लगता है कि पानी में जैसे हम लोग किसी चीज़ का प्रतिबिंब देखते हैं, परछाई देखते हैं, उसी तरह का इसको यहाँ पे दिखता है। लेकिन यहाँ पानी तो है नहीं, बालू। ऐसा क्यों हो रहा है कि बालू गर्म होता है, गर्म होने के कारण क्या होता है, CO2 को गैस ज़्यादा आता है नीचे, तो मीडियम डेंसर होता है, डेंसर मीडियम के कारण ऐसा होता है, बालू गर्म होता है। लेकिन यहाँ पे पानी है नहीं, यहाँ पे जीव जंतु को क्या महसूस होता है, रियली में यहाँ पानी है, वो पानी की खोज में इधर भटकते रहता है, आगे की तरफ बढ़ते रहता है, लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिलता रेगिस्तान में, वो दौड़ते दौड़ते मर जाता है। आगे बढ़ता है, उसको लगता है यहाँ पे पानी है, आगे फिर बढ़ता, लगता है यहाँ पे पानी, क्योंकि ये जो इसके साथ जो आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे वो आगे बढ़ रहा, मीडियम तो डेंस सही है, आगे बढ़ रहा, उसको ये दूसरा पेड़ दिखा, फिर लगाना वहाँ पे पानी चला गया, आगे बढ़ा, फिर लगता है उसको वहाँ पे पानी चला गया, तो धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ते जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो रेगिस्तान में जीव जंतु भटकते रह जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है, वो भटक करके ऐसे ही मर जाता है, उसका दम टूट जाता है, लेकिन पानी उसको मिलता नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिनोमेना हो रहा है, उसको मिराज हम लोग बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं। तो पानी का सिर्फ भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। इस तरह से आप लोग चाहे इस कंडीशन में ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ये लेकिन ये याद रखिएगा, डेजर्ट एरिया में होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जीव जंतु का मृत्यु हो जाता है पानी खोजने में, तो वो होता है मिराज के कारण, मतलब भ्रम होता है पानी का, लेकिन पानी वास्तव में होता नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं मीडियम चेंज होता जा रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, जो यहाँ से रे आ रहा है, ये जो देख रहा है इससे, इसको देख रहा है, तो इसको यहाँ से पहले ऐसे आता है, यहाँ से यहाँ वाला सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, ये आगे गया, इधर बेंड किया, फिर इधर बेंड किया, फिर इधर बेंड किया, ऐसे बेंड करके यहाँ तक पहुँचा, तो फिर इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये यहाँ जाके मीट खाता है। इसको जब पीछे की तरफ यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मीट खाता है। इस केस में क्या होता है, यहाँ बालू है, पानी है ना, इसका प्रतिबिंब बन जाता है, नीचे दिखता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, तो पानी लेकिन रहता नहीं। तो इस केस में क्या होता है, जीव जंतु यहाँ भटक करके रह जाता है, मर जाता है, लेकिन पानी नहीं होता। तो मिराज क्या है, भ्रम है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग लेंस की बात करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, यदि करना है तो साइड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस
लेंस होता क्या है, इसके बाद पावर ऑफ लेंस। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना। तो लेंस की बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेंस होता क्या है ये तो बता दे। लेंस, इसकी परिभाषा की यदि बात करें, डिफिनीशन का हम लिख सकते हैं अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट material which is bounded by, मतलब घेरा हुआ, बाउंडेड बाय टू spherical surface और one spherical surface यहाँ पे लिखिए, spherical surface में यहाँ पे लिखा हूँ surface and one plane surface। ये कुछ आप लोगों ने अलग डिफिनेशन लिखी नहीं आने। मैंने क्या लिखा कि लेंस जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट सरफेस से, मतलब ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। या तो एक, जैसे कि ये हम एक लेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, इसे ऐसे करके बना है, ठीक है, एक इधर से बना है। इसका स्फेयर, इसका टुकड़ा होगा, ये इस स्फेयर का टुकड़ा होगा। दोनों का कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसको चिपकाए हैं। पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दोनों के बीच का सेंटर में कंसीडर करते हैं। इस सेंटर क्या होता है, इस स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर, इस दोनों को पास करने वाला सेंटर जो होता है बीच में, इस लेंस के बीच में, पर उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इस लेंस को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल लेंस, कि स्फीयर से बना हुआ। एक तो और हो सकता है, हम जो ऐसा इस टाइप का स्फीयर जो है ऐसे ले लें हम, और सेंटर दोनों का बाहर की तरफ है। जब सेंटर दोनों के अंदर की तरफ था तो वो बना था कॉन्वेक्स लेंस बनता है। जब सेंटर बाहर की तरफ होता है तो बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस दोनों को सेंटर के ज्वाइन करने वाला पॉइंट इसके बीच में जो पड़ता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो बोलते हैं कॉन्केव लेंस, तो बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लेंस क्या है, या तो एक स्फीयर ऐसा भी हो सकता है, लेंस ऐसा भी हो सकता है कि एक स्फीयर से बना हो, एक तो प्लेन होता है, हाँ होता है ऐसा भी। तो इस टाइप का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लेंस का डिफिनेशन में क्या लिखा, या तो दोनों सरफेस स्फीयरिकल हो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों सरफेस स्फीयरिकल हो यहाँ पे, लेकिन एक सरफेस स्फीयर का है, ये स्फीयर का सरफेस है, ये क्या है, प्लेन सरफेस है। ऐसा भी लेंस बन सकता है। इसमें भी हो सकता है कि एक जो इसका स्फीयर का सरफेस हो, एक क्या हो, इधर का सरफेस प्लेन, ऐसा भी लेंस बन सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। या तो दोनों सरफेस स्फीयर हो सकता है, या फिर हो सकता है वन स्फेरिकल हो और वन प्लेन हो, ठीक है। या फिर सकता है दोनों के दोनों स्फेरिकल, दोनों प्लेन हो, इसमें ऐसा। तो उसमें टाइप ऑफ लेंस पे हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग आता है टॉपिक टाइप ऑफ लेंस। इसको ड्रॉ करना है, कर सकते हैं, ऐसे आप लोगों को बुक में दिया हुआ तो ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ बताता हूँ टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। इसमें दोनों में दोनों में एक तरह से मतलब डिफरेंस भी करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी से ले लेता हूँ टाइप ऑफ लेंस में, लेंस का टाइप बता देता हूँ। टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स ले लेते हैं, कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, convex lens has one or two spherical सरफेस लिख रहे हैं, यहाँ पे सरफेस लिखा है, वन और टू स्फेरिकल सरफेस such that it is thicker
at the center, ठीक है, at the center, then at the edge। पहले नोट कर देते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा इस सबका मीनिंग। इस जगह कोई डिफिकल्ट है नहीं, लेंस बहुत इजी टॉपिक है। इसमें क्या होता है, कनकेव में कनकेव लेंस हैज वन और टू, सेम चीज लिख रहे हैं, वन और टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, सच दैट स्फेरिकल सरफेस such that it is thick, such that it is thinner at the center, और क्या होता है, thinner at center, then at the edge। इसमें क्या होता है, ये लेंस कनकेव लेंस क्या होता है कि बीच में मोटा होता है, थिकर मतलब होता है मोटा। तो इसको अलग अलग टाइप ऑफ लेंस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे एक हो सकता है आप लोग को ऐसा दे दिया, ये क्या होता है, बहुत बच्चों को लेंस ड्रॉ करना है तो आर्क से आप लोगों को बनाना है, आर्क लेकर के प्रोटेक्टर से एक सर्कल की तरह से ड्रॉ करना, मान लेना सर्कल है। उसके बाद फिर आपको बाद में पेंसिल से हल्का हल्का लाइटली यूज करना है, कोई इरेज करना है, इधर से भी इरेज करता हूँ। बीच का ये हो गया आप लोगों का ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखिए दोनों सरफेस का कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स। इसका स्पेशल नाम क्या देते हैं, डबल कॉन्वेक्स। ये या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ठो सरफेस का कॉनकेव हो, एक ठो प्लेन सरफेस हो, ऐसा लेंस हो। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सरफेस का ये भी कॉन्वेक्स ही हो, ये भी कॉन्वेक्स ही हो, ऐसा भी दोनों धंसा हो, चांद जैसा हो ये बना हुआ। ये वास्तव में ऐसा जैसे आप लोगों को दिख रहा है एक लाइन जैसा, ऐसा लाइन नहीं होता है, पूरा 3D में रहता है, इस टाइप का पूरा 3D में। तो इस टाइप का जब रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेवो कॉन्वेक्स। कनकेवो एक सरफेस ये इसका तो बाहर वाला सरफेस कॉन्वेक्स है, बाहर निकला हुआ है, लेकिन एक तो अंदर धंसा हुआ है, इसको इसके लिए आया कनकेव सरफेस का बना हुआ है, इसके लिए आया कॉन्वेक्स, कनकेवो कॉन्वेक्स को बोले। इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम कैसे होगा, मतलब कि पहला हो सकता है कि दोनों सरफेस इसका ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो दोनों सरफेस, बीच में इसका सेंटर हो कहीं पे, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्केव। या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें भी एक सरफेस का कनकेव हो, एक पूरा प्लेन हो, मतलब ऐसा हो सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कनकेव। ये भी सकता है दोनों सरफेस का ऐसा ही हो, कनकेव ही हो, इस टाइप का लेंस को बोलते हैं हम लोग कनकेव हो। कनकेव लेंस तीन तरह का इसमें हो सकता है, इसमें भी तीन तरह का लेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं, डिफरेंस इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये जो लेंस है मतलब आप लोगों का बुक में एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया हुआ है, सिर्फ डबल कॉन्वेक्स का बात किया, उसी को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो है तो ये कॉनकेव लेंस का टाइप है, तो कॉनकेव लेंस ही बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग नाम भी हो सकता है। एक सरफेस प्लेन इसको बोले प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको बोले प्लेनो कॉनकेव। दोनों सरफेस का कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव। तो इसको हम लोग कॉनकेव भी ले सकते हैं,
बुक में उसी पे दिया। डिफरेंस बोलेगा तो आप लोग ऐसे तरह से लिख सकते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, कैमरा को जूम करता, आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं क्या है नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते इसी टॉपिक में हम लोग डिफरेंस बता दिए लेंस में। अब हम लोग इसमें रे डायग्राम बनाने का बात करेंगे। रे डायग्राम मैं सभी को ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से करेंगे जैसे मिरर में किए थे। मैं रूल्स बता देता हूँ, उसको आप लोगों को याद रखना है। रूल्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये जान लीजिए लेंस बनता कैसे है, हाउ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द लेंस। लेंस जो बनता है वो प्रिज्म शेप का एक क्लास लेते हैं, उससे बनता है लेंस। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस के कारण आज यहीं पे हम क्लास को एंड कर रहे हैं। अगला दिन हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और लेंस बनता कैसे, ये बताएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग टिल द नेक्स्ट वीडियो।